वो बलूचिस्तान भेजी की टीम की तमाम कार्रवाइयाँ चेक कर रहा था। जब उसके वायरलेस स्मार्ट डिवाइस वाइब्रेट की, उससे कदर चौंक कर देखा। सर, M2 टीम, ASP स्पीकिंग। तमाम सूरत हाल नहायत मुख्तसर अल्फाज में उस तक पहुँचाई गई। मेजर आज से फ़ौरन लेफ्टिनेंट जनरल से रब्ता किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मैम बशरा और वो फ़ौरन भेस बदल कर DIG सिंध से रब्ते के बाद क्लब पर रेड करने का फैसला कर चुके थे। मैम बशरा ने क्लिप सेंड की और पुलिस गाड़ियाँ तेज़ी से क्लब की जानिब रवाना हो गई। इस वक्त ये एक खुशकिस्मती थी कि उनमें से कोई भी पुलिस एहलकार एमाज के गैंग का हिस्सा ना था। एजेंट 61 रूम की गैलरी में पिछले 1 घंटे से पिलर के साथ लटका था। उसके पैर ज़मीन से ऊपर उठे थे, मगर उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं थी। बस वो चाहता था कि किसी तरह वो अस्सा निकालने में कामयाब हो जाए। मैवरिक के साथ मौजूद 2 गार्ड्स और क्लब गार्ड्स एजेंट 61 की तलाश में भाग रहे थे, मगर उसका मिलना मुमकिन नहीं लग रहा था। पुलिस गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया तो मैवरिक ने एक मुक्का बनाकर अपनी हथेली पर मारा और 3-4 ज़बरदस्त अंग्रेज़ी गालियाँ निकाली। पुलिस की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि पल भर में क्लब को घेरे में ले लिया गया। मशकूक अफराद को पकड़ने के अलावा तमाम असला भी बरामद कर लिया गया। एजेंट 61 को उसी भीड़ में से नहायत मुहतात तरीके से निकाल लिया गया था। कराची के मशहूर क्लब में बड़े पैमाने पर अस्से की स्मगलिंग रोक दी गई। 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार। उन्होंने मैवरिक की गिरफ्तारी नहीं ली थी। मिशन का अभी यही तकाजा था। वो अपने रूटीन के मुताबिक रेस्टोरेंट आए। खिलाफ तवक्का उसे आज लंच दिया गया। उसे उसका मेज़ नंबर बताया। वो बामुश्किल अदाकारी करती 2-3 लोगों से टकराती मेज़ तक पहुंची। अभी उसे सही तरह से खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू को महसूस भी न किया था कि उसी कलोन की महक ने उस पर गलबा हासिल कर लिया। वो खाने को हाथ बढ़ाने लगी। मिनहाज इसहाक वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके हर बड़े हाथ पर कोई ना कोई डिश आगे कर देता। कौन है यहाँ? वो आसपास देखने की कोशिश करती बोली। क्या तुम मेरी मौजूदगी को भी महसूस कर लेती हो? वो मेज़ पर कोने टिकाए उसकी ग्लासेस से की आंखों पर नसें जमाए पूछ रहा था। अंधे ज़रूर हैं, मगर महसूस साथ रखते हैं। वो मेज़ का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मिनहाज उससे कुछ कहता, वो पिलर्स को टटोलती तेज़-तेज़ आगे बढ़ गई। बहुत मुश्किल था उन चीज़ों की मौजूदगी को फरामोश करना जो नज़र आ रही हों। तकरीबन 20 मिनट बाद मैनेजर ने उसे दोबारा मेज़ पर जाने का कहा और लंच करने का कहा तो वो नाचारा उठ गई। 11 सालों में पहली बार नीलम को सर्व किया। आज मलिका को कर रहा हूँ। वो मेज़ पर फिर मौजूद था। प्लेट उसके सामने रखते उसमें से एक नूडल्स निकाल दे बोला, तो तुम्हें किसने हक दिया हमारा नाम रखने का? हम नीलम है, सुना तुमने? और हम तुम्हारा सर्व किया खाना तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। उससे प्लेट को हाथ से भरे खिसकाया तो वो मेज से नीचे जा गिरी। हमारा पीछा मत करो। वो गुस्से से आग बगोला हो गई। मैंने आज आसपास लोगों को मतवजा देखा और मेज पर मौजूद फूड बास्केट को हाथ मारता लंबे लंबे टक भरता निकल गया। बास्केट गिरने पर वो उछली थी। शाम 4 का वक्त था जब उसका भूख से बुरा हाल होने लगा। चूंकि मैनेजर उसकी हकीकत जानता था, उससे उसे खाने के लिए एक मेज़ पेश की। वो एक नूडल्स के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी जब मिनाज फिर से वहाँ चला आया। उसे नज़र तो आ गया था, मगर वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। बेचारा को ये सारा मंज़र अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। क्या जादू है जो शख्स किसी की हल्की सी नागवारी नहीं बर्दाश्त करता। कैप्टन नीलम कितने इंसल्ट के बावजूद भी 2 घंटे बाद फिर हाजिर हो गया। कैप्टन हमजा ने लुकमा दिया। कैप्टन नीलम जैसी लड़की पर तो कोई भी फिदा हो सकता है। हमजा ने स्क्रीन पर नजर आते उसके हसीन और दिलकश चेहरे को देखते सोचा। उसकी नज़रें मुसलसल खाना खाती नीलम के चेहरे पर जमी थी। उसका फितरी गुस्सा ऊद कर आया था। वो हसीन थी तो अपनी हिफाजत करना भी जानती थी। बचपन से ऐसे घूरने वालों को सीधा कर दिया आई थी। उससे रो के एजेंट का मुंह नोच लिया था तो इस शख्स को कैसे बख्श देती। नीलम ने हाथ में थामा कांटा जोर से उसकी नाक पर मारा। वो जो अनाबी होंठों पर हल्का सा तबस्सुम लिए उसे तेज तेज खाते देख रहा था। इस अचानक हमले पर सटपटा गया। खून की बारीक सी लकीर उसकी नाक से होंठों तक बह गई। पहले बगैर इजाजत के मेरी मेज पर आ बैठे, अब मुसलसल घूर रहे हो। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों हमें नौकरी से निकलवाने के तरफे हो? अब अगर तुम हमारे आसपास भी मंडलाए ना तो हम आंखें निकाल देंगे तुम्हारी। वो देख मिनहाज की बाईं तरफ रही थी, मगर गुस्से से उसे ही मुहातिब किए बैठी थी। इतना जबरदस्त निशाना तो बिनाई रखने वालों का भी नहीं होता जितना तुम्हारा है। वो टिश्यू पेपर से खून साफ करता असद संजीदा था। तो तुम हमें अंधा कह रहे हो? वो बेयकीनी से बोली। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली। वो वसाहत करने लगा। गो टू हेल। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो चुकी थी। उसकी वजह से वो तीसरी बार भी भूखी जा रही थी। एमाज को अफसोस होने लगा।
अब बहुत ही कम कोई ऊपर अपार्टमेंट तक आता था। वो लोग एहतियात बरतने लगे थे। अगर कोई आता भी तो रात के वक्त। मेजर आसरी रात 1 बजे ऊपर आया था। अस्सलाम वालेकुम। उससे अंदर दाखिल होते सलाम झाड़ा। नीलम के साथ वाली खातून ड्राइंग रूम में सो रही थी। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त कोई काम था? वो शॉवर लेकर निकली थी। सर्दी की वजह से उसके होंठ कपकपा रहे थे। गीले बाल रुखसारों पर चिपके पड़े थे। पलकें भी तर थी। कोई और होता इस वक्त तो ईमान से टगमगा जाता, मगर वो इस दुनिया का वाहिद शख्स था जिससे इस चेहरे की खूबसूरती नहीं नजर आती थी, क्योंकि वो इस चेहरे का एक भयानक रूप देख चुका था। हाँ, मुझे आपको आगे की प्लानिंग बतानी थी। आप हेयर ड्रायर कर ले, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। वैसे ही कोई वक्त नहीं है बात लेने का। अपनी बात कहकर वो निकल गया। जब तक उससे कॉफ़ी बनाई, नीलम जैकेट पहनकर गीले बालों का जूड़ा करके बाहर आ गई। वो कॉफ़ी मग मेज़ पर रख रहा था। उससे बैठने का इशारा करते अपनी कुर्सी भी खींच ली। मेजर आज से उसे आगे की मनसूबाबंदी बताना शुरू की। वो खामोशी और तवज्जो से उसकी बात सुनने लगी। पीटर को पता है कि मिनहाज के खिलाफ एक एजेंट मिशन पर है। उसे टाइगर कहते हैं। मैं नहीं जानता उसे ये कैसे पता चला, मगर ऐसे में मेरा मिनहाज के सामने जाना मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए प्लान में चेंजिंग्स की गई हैं। उससे अपनी बात खत्म करके कॉफ़ी का घूंट भरा। नीलम ने भी कॉफ़ी मग को दोनों हाथों से थाम रखा था। जैकेट के बाजू उसके आधे आधे हाथ ढांप रहे थे। ये जैकेट मेजर आस की थी, जो उसे इस्लामाबाद में उसे ठंड के दौरान दी थी और नीलम ने अब तक वापस नहीं की थी। आपको सब टाइगर कहते हैं? आपके बाबा ने यही नाम क्यों दिया आपको? हालांकि एक था टाइगर, 2012 में 3 साल पहले रिलीज हुई है। वो मुस्कुराई। हम्म, आपको क्या लगता है मेरे बाबा ऐसी फिल्मों से इम्प्रेस होंगे? तसाद पर मबनी, जिसकी हकीकत तल्ख और फिक्शन सहर अंगेज मोहब्बत भरी। उससे मुंह बिगाड़ा। आपको इंडियन मूवीज नहीं पसंद? मूवीज की अलग बात है और उस मूवी की अलग। हकीकत तो यह है कि ये एक तस्वुराती कहानी पर मबनी फिल्म है, जबकि हकीकत में टाइगर वनोद को शक था, एक मुहब्बे वतन इंसान जिसे अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, मगर थिएटर में आ गया। वो एक हैंडसम शख्स था। उसकी अदाकारी बहुत पसंद की जाती थी। अक्सर उसके चाहने वाले उसे वनोद खन्ना भी कहते थे। लखनऊ में एक थिएटर पर परफॉर्मेंस में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नज़रों में आ गया। उसे रॉ का एजेंट बनने की ऑफर दी गई और 2 साल ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया। उसको नबी अहमद शाकिर का नाम दिया गया। इन शॉर्ट, उसे यहाँ आकर ISI में शमूलियत अख्तियार की और मेजर के रैंक तक पहुँच गया। उसे हमारे इदारे की बहुत सी एहसास मालूमात भारतीय इदारों को दी और ब्लैक टाइगर का खिताब हासिल किया। वो बहुत शातिर इंसान था। उसके 100 रूप थे। हर बार मुख्तलिफ भेस में आता। उसे काफ़ी साल ये काम किया। एक बार रॉ ने एक एजेंट को उससे मिलने भेजा जो ISI के हत्थे चढ़ गया। उसे ब्लैक टाइगर के बारे में सारी हकीकत खोल दी। गौर से सुनती नीलम ने बेख्तियार लंबा सा हाँ कहा। फिर? फिर भारत की संगदिली सामने आई, जिससे हमारे इदारे समेत रनोद को भी हिला कर रख दिया। भारत ने रनोद की सालों की मेहनत और कुर्बानी का सिला यह दिया कि उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान ने जासूसी का झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हमारे इस शख्स से कोई लेन देन नहीं। हमारे इदारे ने उस पर हर किस्म का तशद्दुद किया जो दुश्मन पर किया जाता है, मगर वो भारत के खिलाफ कुछ न बोला। उसे 16 साल कैद में रखा गया, फिर उसकी मौत हो गई। मेजर हाथ से कॉफ़ी का घूंट भरा। असल में बाबा उससे बहुत इंस्पायर थे। 16 साल की कैद में वो एक बार भी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोला। असल ब्लैक टाइगर वही था, मगर भारत ने उसकी लाश तक लेने से इनकार कर दिया। उसे आखिरी वक्त में अपने वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई। हाँ, ये था ब्लैक टाइगर। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते बोला। क्या वाकई किसी को अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत हो सकती है? नीलम हैरान थी। उससे शौक होते हुए सवाल किया। क्यों नहीं हो सकती? हमारे फौजी इदारे ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने सालों गैर जमीन पर गुजारे हैं, वहां के जुल्म सितम सहे हैं। किसी की जुबान काट दी गई तो किसी को लोहे के गर्म सुलाखों से मारा गया। किसी के नाखून खींच डाले तो किसी की टांग तोड़ दी। लाखों लोग हैं जिनके बलबूते पर आज ये जमीन आबाद है। अगर ये लोग जान जाए ना कि उनकी पुरसुकून रातों के पीछे हम वर्दी वालों की कितनी दर्दनाक चीखें हैं, तो आपकी कसम ये सो नहीं सकेंगे। अगर ये वो सर कटे देख लें जिनके ओस जमीन का ये टुकड़ा हासिल किया था, तो आंखें पथरा जाएंगी। इन्हें क्या पता कि इस अमन और सुकून के पीछे कितने यतीम हुए, कितनी बेवा हुई। इन्हें क्या पता कि कितनों के जिगर फटे, कितनों के सहारे टूटे। ये क्या जाने कि जुबान काटी जाए तो कितना दर्द होता है। ये क्या जाने कि लोहे की गर्म सोलाख जिस्म पर पड़े तो क्या अजियत होती है। बस इन्हें ये नजर आता है
कि जीडीपी का एक खास हिस्सा फौज पर खर्च होता है। बस ये नहीं नजर आता कि जब जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ तब तब पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ी। तारीख गवाह है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास शायद वो जादू की छड़ी नहीं है जिससे जीडीपी बढ़ जाए। पाकिस्तान की आवाम ने जब जब अपने हुक्मरान खुद मुंह हाथ तिप किए तब तब घाटे में रहे हैं। पाकिस्तान के वजूद के वक्त हमें $700 मिलियन दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ $400 मिलियन हमें दिए गए। डीजीपी का रेट ये ना होने के बराबर था। फिर जनरल अयूब खान के दौर में डीजीपी का रेट तकरीबन 6 तक आ गया। ज़ियाउल हक के दौर में हमारी जीडीपी और बढ़ गई। फिर जमहूरी हुकूमत आई और जीडीपी गिर गई। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर बढ़ गई। इसीलिए तो जीडीपी मिलिट्री गवर्नमेंट बढ़ाती है कि उसका फ़ायदा उठाएं वो। नीलम ने तनसिया कहा। यही सुनना चाह रहा था मैं। शुक्र करें कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर जीडीपी पर इन्हसार नहीं करती, वरना जो जीडीपी के रेट जा रहे हैं फ़ौज का तो अल्लाह हाफिज हो जाता। ये आप लोग शोर मचाते हैं बजट खा गई फ़ौज, फ़ौज बजट खा गई। बजट पर नज़र डाली है कभी? इस बजट में से हम क्या खाएंगे? पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की पाँचवीं बड़ी फ़ौज अखराजात में 24वें नंबर पर है। एटमी मिसाइल भी इन्हीं अखराजात में से आते हैं। पाकिस्तान के दफ़ाई अखराजात मुल्क की मजमूई पैदावार का सिर्फ 2.8% है, जबकि रूस का 3.9, इसराइल के 6.9, अमेरिका के 4.7%। मेजर आज से तो उसकी बोलती ही बंद करके रखती थी। वो जो साइका के सामने इतनी जुबान चलाती थी, हकायक और दलाइल के साथ बात करते इस बंदे के सामने चुप थी। हमारे दफ़ाई अखराजात $6.8 हैं, जबकि भारत जो हमसे रकबे में 5 गुना बड़ा है कि $50 से ज़्यादा है। पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा मुकाबला बनता है। फिर मिलिट्री हार्डवेयर्स का लेकिन करके देख लो, बजट के इतने फ़र्क के बावजूद हार्डवेयर से मामूली सा फ़र्क मिलेगा। रूस के अखराजात $70 अरब, अमेरिका के $600 से ज़्यादा हैं। मैंने जितना आर्मी को जाना उतना आपको बताया। एक अंदाजे के मुताबिक यही अखराजात हैं। बाकी हम किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ सकते। लोग मालूमात रखते नहीं हैं और चढ़ाई कर देते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं। वो तल्ख हुआ। एक्चुअली हमें मतल्ला है पाकिस्तान इतनी हास पसंद नहीं है। उससे संजीदगी का तासुर ज़ाहिर करने को शरारतन कहा। खैर, ये मुताल्ला पाकिस्तान से नहीं रटा मैंने। कॉफ़ी भी ठंडी कर दी आपने मेरी। वो झुंझलाया। हमने तो नहीं कहा था भाषण दे, वो भी रात के इस वक्त। वो भी तू बतू बोली। कितनी बेमरवत हैं आप। मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई कि इस वक्त शावर लेने पर बीमार ना हो जाए, और आपने क्या क्या बहस छेड़ दी और कॉफ़ी ठंडी कर दी। वो शिकायत कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हैं हम। याद करें चंद दिन पहले बना कर दी थी आपको, मगर आप बिना पिए चले गए। अब हमारी तौबा जो आप जैसे मगरूर इंसान के लिए कुछ बनाए। वो हाथ सीने पे बांधे बैठी थी। मेजर हाथ से उससे बाजू से पकड़ कर खींचा। वो इस सफ्तार के लिए कतन तैयार नहीं थी। उसके सीने पर हाथ रखते सर टकराने से बचाया। आपके तो अच्छे भी बनाएंगे कॉफ़ी। वो उससे किचन में घसीट लाया था। नीलम को अब तक मेजर आस का दिल अपनी हथेली में धड़कता महसूस हुआ था। वो बेदिल इंसान शायद सचमुच जज्बों से आ रही था। मैं 3 दिन के लिए मिशन के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ। वो कॉफ़ी बनाती नीलम की तरफ देखे बिना बोला। काउंटर से कमर टिकाए सीने पे हाथ बांधे सामने वाली दीवार को देख रहा था। आप संभाल लेंगी ना सब? उसने नीलम की जाने देखा जो मग एक हाथ में थामे दूसरे में चम्मच पकड़े उससे देख रही थी। क्यों जा रहे हैं आप? फारसी तो नहीं बोल रहा, मिशन के लिए जा रहा हूँ। आपने पिक्चर्स भी लाकर नहीं दी। आई एम सॉरी, मैं बिजी था। आपने प्रॉमिस किया था। वो उसका वादा याद दिलाते मग में देखने लगी। रहने दे कॉफ़ी। वो तेजी से किचन से निकल गया। क्यों? वो उसके पीछे आई। दिल नहीं जा रहा। वो बगैर रुके बगैर मुड़े बोला। नीलम लाउंज में ही खड़ी रह गई। अजीब सूरत हाल होती जा रही है। रात के बाद रात होती जा रही है। वो तो आज भी मुकम्मल है पत्थर की तरह। रेसा रेसा तो मेरी ज़ात होती जा रही है। अगले दिन वो फिर रेस्टोरेंट में मौजूद थी। मिनहाज इज़हाक कल ही की तरह लंच टाइम पर फिर हाजिर हो गया था। वो मुसलसल उसे नज़रों के आसार में लिए हुए था। नीलम को कोफ्त होने लगी। सुनो मलिका, मेरे साथ लंच करोगी? वो बिल वाली डायरी लेकर वापस आ रही थी जब उससे रास्ते में आते इंतहाई दिलनशीन लहजे में उसे ऑफ़र की। हम लानत भेजते हैं तुम पर, तुम्हारी ऑफ़र पर। हमारे रास्ते में मत आया करो। कितनी बार कहे तुमसे? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाई। जितनी बार तुम्हारा दिल करे मलिका। वो हंसा। उसके दांत चमक उठे। हमें तंग मत करो, हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। हमारी नौकरी चली जाएगी तुम्हारी वजह से।
अब की बार नीलम के लहजे मिलते जाती। तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, बस एक बात मान लो। वो 2 कदम आगे बढ़ा। क्या? डायरी पर नीलम की गिरफ्त मजबूत हो गई। लंच पर चलो मेरे साथ। उसने नीलम के हाथ से डायरी झपट ली। ये क्या बदतमीजी है? वो अपने अंदाजे के मुताबिक डायरी लेने को लपकी। हाँ, मैंने आज से उसका हाथ हटाया। तुम्हें अपनी नौकरी नहीं गंवानी ना, तो मान जाओ, वरना मैं ये डायरी भी लेकर जा रहा हूँ। वो धमकी दे रहा था। हाँ हाँ, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। वो हकलाए। माय मलिका। वो मुस्कुराया। आधे घंटे बाद मिनाज इसाक की प्रोडो एमास प्लाजा के गेट पर रुकी। नीलम ऐसे ही बैठी रही जैसे ऊंचा आलिशान महल सच में न नजर आया हो। कैप्टन नीलम, आपको मिनहाज के साथ नहीं जाना चाहिए था, कम से कम मेरी गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं। गुस्सा गुस्से में विप्रा बोल रहा था। एयरपीस में उसकी गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी मुझे कहे एक दिन नहीं हुआ, अपनी मर्जी से तफरी करने निकल पड़ी उस दरिंदे वहशी के साथ। मैं बकवास करता हूँ, मेरी बात तो आपको समझ नहीं आती। वो मुसलसल बोल रहा था। उसके साथियों में से एक ने यह खबर नीलम को दी थी। तभी उसने लैपटॉप खोलकर उसकी लोकेशन को देखा था। आओ मलिका। मिनाज ने उसकी जानिब का दरवाजा खोल देखा। जाओ और अब वापस मत आना। दूसरी जानिब वो गुस्से से बोला तो जब्त करती नीलम ने अपने होंठ भींच लिए। मिनाज ने उसका नरम मुलायम हाथ पकड़कर बाहर आने में मदद दी। हाथ छुड़ाओ अपना। वो कैमरे में सब देख रहा था जो उसकी वॉच पर लगा था। तो इश्तिकी से बोला, वो हमें अंधा समझता है। नीलम ने दिल में उसे जवाब दिया। हम चल लेंगे। वो हाथ छुड़ाती बोली। कम ऑन, मुझे अपने इंस्ट्रक्टर समझ लो। उससे फिर नीलम का हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। नीलम शशु पंच में पड़ गई। उसे डाइनिंग हॉल तक वो साथ लाया था। एक चेयर घसीट कर उसे कंधों से थामते बिठाया तो नीलम को उसके लम्स ने कपकपाने पर मजबूर कर दिया। खौफ की एक लहर उसकी रूह तक में सरायत कर गई। इस लम्स से क्या क्या याद नहीं करवा दिया था। कौन कौन से ख्वाब हकीकत होने जा रहे थे वो अब समझ रही थी। उससे भी इख्तियार शुरू ली। मैनाज खुद भी कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गया। सर्व करो। उसे सर्द आवाज से वेटर को हुक्म दिया। क्या लेंगी आप मैम? कुछ नहीं। वो घबराई आवाज से बोली। पास्ता खाओगी मलिका? पास्ता दो। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर हुक्म दिया गया। रिलैक्स होकर खा लो, चंद बातें करनी है तुमसे, फिर छोड़ आऊंगा, मुझ पे भरोसा रखो। आखिरी जुमला नीलम को तीर ही मारने लगा था। तुम पर भरोसा करने से अच्छा बंदा जहर निकल ले। दिल में सोचा और अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। वो खामोशी से खाता रहा। उसे भी काहे बकाहे देख लेता। नेपकिन से हाथ साफ करके उससे नीलम की प्लेट में झांका जिसमें चंद लुकमे बाकी थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसकी संजीदा आवाज़ पर उससे मजीद 2 मिनट लगाए थे प्लेट खत्म करने में। तुम्हारी नजर कैसे गई, मुझे बस ये जानना है। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी रकम थी। ये जान लेने के बाद तुम हमें तंग नहीं करोगे? उससे फैसला सुनाया। बिल्कुल। वो मुतफिक था उसके फैसले से। हमने एक आदमी को यूनिवर्सिटी में मंशियात बेचते देख लिया था। उससे हमें अगवा कर लिया। वहां से भागने के चक्कर में हम एक गलत गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी एक बड़े से प्लाजा में जाकर रुकी और हम एक कैद से निकलकर दूसरे में पहुंच गए। एक रात हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए पर गार्ड्स को पता लग गया था। शायद हम अंधाधुंध सड़क पर भाग रहे थे कि सामने से आती गाड़ी से टकरा गए। उस कार ने हमें जाने कितने फीट दूर फेंका था। फिर जब हम होश में आए तो पता चला कि हमारी जिंदगी अंधेर हो गई है। अब हम कभी रंग नहीं नजर आएंगे। दुनिया अब नजर नहीं आती, बस महसूस होती है और कई बार बहुत बुरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा बुरी। उसके जज्बाती अंदाज से महनाज को बेहद शर्मिंदगी और नदामत महसूस हुई। उसे लगता था हमने उसके हीरे चोरी किए हैं। बहुत कीमती थे वो, जिसका बदला उससे हमारी आंखों की रोशनी छीन कर ले लिया। उसके आंसू पल पल बह रहे थे। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब इसमें। चुप हो जाओ। अगर तुमने उस शख्स की हमायत में एक लफ्ज़ भी कहा तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। वही जिम्मेदार है हमारी बेरंग फीकी अजियतनाक जिंदगी का, सिर्फ वही। वो चिल्ला रही थी। आखिर में फूट फूट कर रोने लगी। ये लो पानी पियो। उससे पानी नीलम की जाने बढ़ाया। वो हिचकियां लेती पानी पी रही थी। महनाज उसके सर पर खड़ा था। तुम्हारी फैमिली किधर है? उसे सरसरी अंदाज से पूछा। हमारा एक ही भाई था, उससे शादी कर ली और हमें कॉलेज हॉस्टल में डाल दिया। उसके बाद उसे कभी याद नहीं आया कि उसकी कोई बहन भी है, जी रही है कि मर गई। मगर तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? जज्बात की रोह में बहकर बोलती वो आखिर में गुस्सा हुई। हमारे हमदर्द बन रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें ट्रैप कर लोगे तो जान लो, आंखों से अंधे जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। अच्छे अच्छों के दिमाग टिकाने लगा देते, समझे तुम? वो गुस्से में बोल रही थी। हल्का हल्का खौफ भी उसके लहजे में था जो मीनाज से छुपा न रह सका। उसके अनाबी होंठ मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ।
वो उसी कुर्सी की बैक पर हाथ रख के हल्के से उसकी जानिब झुकता बोला, दूर हो हमसे, वो चिल्लाई। जो हुक्म मलिका। वो हंस रहा था। हमें जाना है अब। वो मेज पर हाथ रखे टटोलते हुए खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान नेवल फोर्सेस की एक टीम भी अब उनके मिशन का पार्ट बन चुकी थी। आईएसआई का काम जासूसी करना है, सिर्फ मालूमात इकट्ठी करके पहुंचाना। वही M2 टीम कर रही थी। उन्होंने रिपोर्ट आईएसआई के हेडक्वार्टर भेज दी थी, जहां एक बड़ी मीटिंग में 3 फोर्सेस के सरबराह ऊंचे ओहदेदार उसमें शामिल थे, जिसके तहत ये तय पाया कि मैवरिक ने चंद बहरी रास्तों पर काम करने वाले पाकिस्तानी अफराद को वर्गलाया है और गैर कानूनी तरीके से असला ले जाया और लेकर आया जाता है। रिपोर्ट में इन तमाम रास्तों का हवाला मौजूद था, जिसकी बिना पर नेवी की मदद दरकार थी। आगे का काम नेवल फोर्सेस का था कि किन रास्तों पर कैसे स्मगलिंग हो रही है, उसे कैसे रोकना है। M2 टीम ने अपनी कारकर्दगी से अपना आप बनवा लिया था। मेजर हास भी उस मीटिंग का अहम रुकन था। अब उन्हें मैवरिक को एक स्मगलर के तौर पर नहीं, बल्कि एक जासूस के तौर पर पकड़ना था। एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वॉइस एडमिरल और मिशन में मदद के लिए 2 लेफ्टिनेंट कमांडर और मिडशिपमैन थे। सफ़ेद यूनिफॉर्म के कंधों पर उनकी पोस्ट के मुताबिक बैचेस लगे थे। मेजर आस आलम भी मुकम्मल यूनिफॉर्म में मौजूद था, जिसके बैच पर उसके ओहदे के मुताबिक चांद सितारा चमक रहा था। फौजी कट बाल और चेहरे की संजीदगी ने उसकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बना दिया था। शायद ही उनमें से कोई ऐसा हो जो उसे टाइगर के नाम से न जानता हो। वो सब जानते थे कि माजी में कर्नल का बेटा होने का कितना बड़ा कर्ज चुकाया था उससे। वो तस्वीरें आज भी बरी फौज को याद थीं, जिसमें आस आलम पर तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। उन तस्वीर पर तो इंसानियत भी शर्मसार थी। ब्लैक स्टार की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी कुर्बानी मेजर आस और कर्नल शहीद आलम की थी। सर, आबिद को आईएसआई के हवाले कर दिया जाए। हम उससे अपने तरीके से बाकी मालूमात हासिल कर लेंगे। मेजर आस से डायरेक्टर जनरल के खामोश होने पर अपना मुद्दा बयान किया। क्यों नहीं, जैसा तुम मुनासिब समझो। उन्होंने उसे खुली इजाज़त दी। शुक्रिया सर। दूसरी मीटिंग शाम में 4 बजे होगी। तब तक आपकी दूसरी टीम आ जाएगी मेजर आस? यस सर, बस वो सब पहुंचने वाले हैं। उससे हाथ में पहनी घड़ी देखते हुए कहा। दैट्स गुड। अभी वो अपार्टमेंट में दाखिल ही हुई थी कि उसका सेल वाइब्रेट करने लगा। बेजारी से सेल की स्क्रीन देखी, जहां एक अनजाना नंबर जगमगा रहा था। हेलो, कौन? उससे मोहतात अंदाज से पूछा। मिनहाज इसहाक। दूसरी जानिब से गंभीर आवाज में जवाब आया। तो खुदर लहजे में पूछा गया। तो ये कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। साफ मुद्दा बयान किया गया। ओह, तो तुम वही हो? नाम इतने शरीफों वाला और हरकतें। वो दानसन जुमला अधूरा छोड़ गई। और हरकतें? वो बेचैन हुआ पूरा जुमला सुनने को। और हरकतें बदमाशों, गुंडों, मवालियों जैसी। वो भड़की। अभी मैंने बदमाशी दिखाई कब है मलिका? वो उसकी बातों से महसूस हो रहा था। तुमने वादा किया था तुम हमारा पीछा नहीं करोगे, उससे याद दिलाया। बिल्कुल किया था। एमास प्लाजा में अपनी स्टडी टेबल पर मौजूद कुर्सी पर परजुमान फ्रेम में लगी उसकी तस्वीर की जानिब देखता वो बोल रहा था। तो फिर क्यों पीछे पड़ गए हो? देखो, पीछा करने और पीछा पड़ने में बड़ा फर्क होता है। तुमने पीछा करने से मना किया था, पीछे पड़ने से नहीं। वो उसकी तस्वीर पर इंग्लिश शहादत से अपना नाम लिखते बोला। मैंने तंग करने से भी मना किया था। नीलम ने दांत पीसे। तो मैं कब तंग कर रहा हूं? रिटाई की तमाम हदें इस पर खत्म होती थी। तो ये सब क्या है? क्या सब? ये कॉल, ये उल्टी सीधी बातें। मोहब्बत। यकलफ्सी जवाब आया, जिन जज्बों को वो उसकी गैर मौजूदगी में दबा दिया करता था। उसके सामने आते ही शोरीदा सिरी से बहने लगे। जज्बों के लगाम थामने में ये शख्स हमेशा नाकाम रहा था। उसकी मोहब्बत जितनी शदीद होती, नफरत भी उतनी ही पुरजोर होती। इसका सबूत तो उसकी शख्सियत से ही मिलता था। अपनी बहन से इतनी मोहब्बत थी उसे कि उसके इंतकाम के लिए इंसान से दरिंदा बन गया था। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत हो या नफरत, जुनून की हद में दाखिल हो जाए तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नीलम ने थूक निकला। ये लफ्ज़ महनाज के मुंह से सुन के पता नहीं क्यों उसकी टांगें कांपने लग गई थीं। उससे खुश्क होते लबों को जुबान से तय किया। सुनो। स्पीकर से जसूस से भोजल भारी आवाज़ आई। नीलम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अंदर आकर सेलफोन बेड पर उछाला।
माथे पर आई नमी साफ की हथेलियों तक भीग चुकी थी। रुखसार तप रहे थे। हमें ये क्या हो रहा है? कोई बहुत पहले आया ख्वाब उसके हवासों पर छाने लगा। मीटिंग रूम में अब मेजर आस की बलूचिस्तान वाली टीम मौजूद थी। सब अपने नशिस्तों पर फौजी वर्दियां जेब किए बैठे थे। मेज़ पर मौजूद हर शख्स अपने ज़िम्मे लगे काम को करने के लिए बुलंद हौसला और हिम्मत मुजतमा किए बैठा था। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें 1 लाख फौजी शामिल होंगे। इससे ये होगा कि जो अड्डे लगाए बैठे हैं उनमें हलचल पैदा हो जाएगी। 50 फौजी बहरूपिया बनकर उन अड्डों में घुस जाएंगे। इमदाद बलोच और बड़ी दुश्मन तंजीमों का भरोसा जीत लेंगे। इसमें अपने ही साथियों के खिलाफ काम करना होगा ताकि वो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें। हमें मालूम करना है कि इमदाद बलोच कौन है और पाकिस्तान से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। कर्नल जाकिर शाह और मेजर आस आलम इस सब मिशन के लीडर होंगे। आईएसआई जनरल डायरेक्टर ने मंसूबा उन सब की गोशगुजार किया, फिर उठे और पीछे दीवार के पास जाकर खड़े हो गए जहां वाइट शीट पर प्रोजेक्टर की स्लाइड्स पड़ रही थीं। हाथ में एक ब्लैक मार्कर लेकर वो उन्हें आगे का लाहे अमल समझाने लगे थे। ये सब उन्हें कुल 2 दिन में अंजाम देना था। करूँ जिक्र तुम्हारा शहर रग में तू, करूँ शुक्र खुदा का नस नस में तू, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड आफ्टरनून। वो काउंटर पर खड़ी शायद ऑर्डर का वेट कर रही थी जब उसके कान के करीब वही आवाज़ उभरी जिसे वो पिछले 4-5 सालों से सिर्फ अपने ख्वाबों में सुनती आ रही थी। वो भी अजीब जुबान में। उसे मालूम था कि वो दाईं जानिब खड़ा है, फिर भी उससे घूम कर इधर उधर देखा। उसे यकीन भी तो दिलाना था कि वो एक नाबीना लड़की है। यहाँ हूँ मैं। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। ऑर्डर। पीछे से काउंटर वाली लड़की ने आवाज़ लगाई। नीलम पलटने लगी जब मिनाज ने उसका बाजू थाम लिया। कोई और ले जाएगा। वो उसे साथ घसीटते साथ ले गया। तु, तुम हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा मत उठाओ, वो चीख पड़ी। मैं चाहूँ ना तो अभी खड़े खड़े तुम्हें भी उठाकर ले जाऊं। वो उससे करीब पौधे बला की संजीदगी से चैलेंज करता बोला। हाँ, अब तुम यही करोगे। पता जो लग गया है तुम्हें कि कोई हमारे आगे पीछे पूछने वाला नहीं है। मुफ्त का माल समझ लिया है। वो रोने लगी। उससे निचले होंठ मरोड़ से लिया। रोते हुए इस कदर प्यारी लग रही थी वो कि मिनाज को अपना आप किसी अनजानी मारवाई कुव्वत में जकड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि वो एक आम सा इंसान है। यह ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत साल पीछे जा चुका है। वहीं कहीं सऊदिया की गलियों में खेलता वही अरबी शायरी का दीवाना लड़का। अगर तुम चाहती हो कि तुम पर दफ़ा 302 आयत करके सजाए मौत ना सुनाई जाए तो जल्दी से आंसू साफ कर लो। ये लो। मिनाज ने कोट की जेब से रुमाल निकालकर उसके हाथ में थमाया। हमें क्यों सजाए मौत होने लगी? वो गाल साफ करती मुंह बसोरती बोली। जाहिर है कोई लड़की रोते हुए इतनी हसीन लगेगी कि एक सच्चान इंसान को भी हार्ट अटैक हो जाए तो सजाए मौत तो बनती है ना। उसने वाज़िया किया। उफ कितने। वो कुछ बोलते बोलते ठहर गई। ये जुमले अधूरे मत छोड़ा करो यार। मुझे अधूरी चीज़ें नहीं पसंद। अधूरे जुमले, अधूरी कहानियाँ, अधूरे इंसान बड़ी तकलीफ देते हैं। वो उस पर खुलने लगा था। कितना बेबस हो रहा था, कितना बेखुद उसे वो सायरा लग रही थी जो उसे अपने शहर में झकड़कर उसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर रही थी। उसे क्या पता था कि एक जुमला हमेशा अधूरा रहना था। एक इंसान और उस इंसान की कहानी भी अधूरी रहनी थी। अभी तो तकलीफ का आगाज होना था। मोहब्बत और जंग इकट्ठे लड़ना निहायत हमाकत है। मोहब्बत जज्बात से लड़ी जाती है और जंग हथियार से। जज्बे नाजुक होते हैं और हथियार सख्त, और सख्ती हमेशा नज़ाकत पर हावी हो जाती है। जंग के इस मैदान में अब जज्बात का तूफान धर चुका था। देखना ये था कि ताकतवर कौन है। ये तूफान इस मैदान को अपनी लपेट में लेता है या हवाओं के रुख पे मुड़ जाता है।